तो तू मेरे को कहना, एक मिनट, तू मेरे को कहना जो कहना है, बट आई डिडंट से यू आर टेररिस्ट, ओके। और यहाँ पर ऐसा भी तो हुआ था शायद, जो इंडियन लड़के आए थे, और एक यूरोपियन कंट्री में ये एक बहुत ही अलग सी चीज देखी मैंने। मेरे 20 साल के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में एक नई चीज आज मेरे साथ हुई। कहता नॉर्थ इंडियन टेररिस्ट, नॉर्थ इंडियन टेररिस्ट। और रातों रात ऐसा हुआ था कि इन्होंने रूल चेंज कर दिया था। और मेरे को अंग्रेजों की एक बात बहुत पसंद है, यानी कि इस सिटी को जो फोर्ट्रेस की तरह बनाया गया, उसका निर्माण इतनी मजबूती से किया गया था, जो 1670 में नाइट्स ऑफ माल्टा ने बनाया था। ओ भाई, ये भाई साहब देखो भाई, इस पक्षी को कौन जानता है। और इस सी और इस लोकेशन की वजह से ही सब लोगों को माल्टा पर कब्जा चाहिए था। सर्कमस्टांसिस देख रहे हो, आज पूरी दुनिया में जो वॉर्स वगैरह हो रही है, वो पूरे देश पे संकट आएगा, ना कि साउथ इंडिया पे आएगा, ना कि नॉर्थ इंडिया पे आएगा। माल्टा एक ऐसा देश जो कंपेयर करें तो दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है, लेकिन इसका इतिहास 7000 साल पुराना है। क्षेत्रफल कुल 316 स्क्वायर किलोमीटर, आबादी केवल 5.5 लाख, लेकिन ये देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और शेंगन जोन में आता है और दुनिया के सबसे सेफेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। तो चलिए इस बार घूमते हैं इस खूबसूरत देश माल्टा को। तो स्वागत है आपका माल्टा में। कल हम चले थे पोलैंड की कैपिटल वार्सा से लॉर्ड पॉलिश एयरलाइन की फ़्लाइट लेकर, जिसने हमें पहुंचा दिया था 3 घंटे में पोलैंड से माल्टा। फिलहाल इंडिया से माल्टा आने के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, लेकिन वाया दुबई, दोहा और टर्की होते हुए इंडिया से माल्टा आया जा सकता है। माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे माल्टा में इकलौता ही एयरपोर्ट है, और जब हम पहुंचे तो हमारा इमिग्रेशन माल्टा में नहीं हुआ, क्योंकि हम आए थे पोलैंड से, और माल्टा और पोलैंड दोनों ही शेंगन का पार्ट हैं और यूरोपियन यूनियन की कंट्री हैं। तो शेंगन में क्या होता है कि अगर आपका इमिग्रेशन एक शेंगन कंट्री में हो गया, तो आप कंटिन्यू किसी दूसरी कंट्री में आ रहे हो तो दूसरी कंट्री में इमिग्रेशन नहीं होता है शेंगन कंट्रीज़ के बीच में। ओ भाई, मारुति चल रही है 800, क्योंकि जगह जगह सुजुकी देखी जाती है, ये मारुति थी। और एक और बात, आप में से बहुत से दोस्तों की सलाह से मैंने एक ट्रैवल कंपनी ओपन की है, जहां बिना किसी लालच के आपको प्रैक्टिकल और सही सलाह मिलेगी। और यकीन मानना कि मेरा 20 साल का इंटरनेशनल ट्रैवल का एक्सपीरियंस आपके बहुत से पैसे और सरदर्दी को बचाएगा। तो अगर आप कोई भी पैकेज बुक कराना चाहते हैं या कोई भी वीज़ा बुक कराना चाहते हैं, अपना वीज़ा लेना चाहते हैं किसी भी कंट्री का, तो नीचे आ रहे नंबर पर आप इंक्वायरी डाल सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी डालना, हमारे ऑफिस से आपको कॉल आ जाएगी और मैं खुद हर पैकेज को ध्यान से देखूंगा, हर आइटनरी को ध्यान से देखूंगा और आपकी सरदर्दी और आपके पैसे को बचा लूँगा। सो बैक टू द टॉपिक। और इस वक्त हम हैं माल्टा के सेंट जूलियन एरिया में, जो अपनी नाइट लाइफ और लाइवली एटमॉस्फेयर के लिए फेमस है। और अगर आप एयरपोर्ट से माल्टा के किसी भी एरिया में जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट बस आती है, एयरपोर्ट डायरेक्ट के नाम से ही बस आती है माल्टा के अलग अलग एरियाज़ के लिए। और उसके अलावा अगर आप टैक्सी का ऑप्शन चुनना चाहेंगे तो बोल्ट और ऊबर जो है वो माल्टा में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो हमने सेंट जूलियन एरिया में लिया था एक अपार्टमेंट, जो हमें 2 लोगों के लिए 3 रातों के लिए पड़ा है 21,000 भारतीय रुपये का। और हमने भी की है बोल्ट, जिससे हम जा रहे हैं हमारे राहुल भाई के रेस्टोरेंट में, जो रहते हैं माल्टा में ही। और गाड़ी में बैठते ही देखो कौन मिला, एक नेपाली भाई अपना, और नेपाल का झंडा। और हमारे साथ है भाई अरुण भाई। अरुण भाई को आप जानते हैं, बहुत सारी पहले वीडियोस में आपने देखा है। हेलो जी, नमस्ते। और आपको बताऊं, ड्राइविंग साइड जो है माल्टा में वो इंडिया की तरह ही है, मतलब कि राइट हैंड पे स्टीयरिंग और लेफ्ट हैंड पे ड्राइव। ऐसा इसलिए 1814 से लेके 1964 तक माल्टा ब्रिटिश के अंडर में रहा और एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा, जैसे भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी था। इसीलिए यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड में ड्राइविंग होती है, जैसे भारत में होती है। और तो और यहाँ पर जो प्लग है वो भी ब्रिटिश वाला है, और माल्टा की जो लैंग्वेज है वो भी माल्टीज़ और इंग्लिश है। 90% लोग यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं। सही बोला भैया? सही है। प्रकाश भाई नाम है इनका। कैसा चल रहा है भाई यहाँ? सब ठीक है? काम ठीक ठाक है। काम ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। माल्टा का जो आर्किटेक्चर है वो भी थोड़ा थोड़ा अरेबियन स्टाइल का है। और यहाँ पर ऐसा भी तो हुआ था शायद, जो इंडियन लड़के आए थे वन वे में चला दिया था उन्होंने, कोई पंगा पड़ा था। और ऐसा एक्चुअल में यहाँ होता है कि गूगल को फॉलो करते करते लोग वन वे में चले जाते हैं, और बहुत से अपने भाई बंद जो इंडिया से आए यहाँ पर जॉब कर दें, ड्राइविंग कर दें, तो ड्राइविंग की जॉब करते हैं और वन वे में वो ले जाते थे। तो अभी जो है वो इंटरनेशनल जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिया, मतलब टैक्सी नहीं चला सकते। पहले इंडियन लाइसेंस पे शायद यहाँ पर टैक्सी चला सकते थे। एक साल चला सकते थे।
और नेपाली पे भी? नेपाली भी, जिधर का भी लाइसेंस लेके आके हम एक साल चला सकते थे। अभी माल्टीज का चाहिए, अदरवाइज यूरोपियन यूनियन का किधर का भी चाहिए। ओके, अभी माल्टा का और यूरोपियन यूनियन का चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। पहले 1 साल टैक्सी भी चला सकते थे। ओके, तो ये अपडेट है भाई। और रातों रात ऐसा हुआ था कि इन्होंने रूल चेंज कर दिया था ये वाला, कि पहले 1 साल जो है वो टैक्सी भी चला सकते थे यहाँ पर आकर इंडिया लाइसेंस पे और नेपाल लाइसेंस पे, या मेरे को नहीं पता बाकी लाइसेंस पे भी चला सकते हो, लेकिन इंडिया का मुझे पता है। दुबई कतर से जिधर का भी लेके आके 1 साल चला सकते थे। अच्छा, अभी कहीं का भी नहीं चलेगा। ओके, प्राइवेट गाड़ी चला सकते हैं, टैक्सी चलाने के लिए माल्टीज चाहिए, अदरवाइज ओके, टैक्सी चलाने के लिए यूरोपियन यूनियन का लाइसेंस चाहिए। वैसे अगर टूरिस्ट आ रहे हैं, आप एज अ टूरिस्ट और कार हायर कर रहे हैं, कार रेंट कर रहे हैं, तो शायद जो इंडियन लाइसेंस है वो उससे गाड़ी चला सकते हैं। पता भाई आपको? चला सकते हैं, चला सकता है टूरिस्ट प्राइवेट नंबर प्लेट का चला सकते हैं। जिन ये वाइट प्लेट होता है टैक्सी वाला, ये नहीं चला सकते इससे। और फिर भी भाई आप लोग कंफर्म कर लेना, कभी आओ तो जो कार रेंटल कंपनीज हैं वो इन चीज़ों को बता देती हैं। अच्छा भाई प्रकाश, नमस्ते, जय नेपाल जय भारत, ध्यान रखना अपना, खुश रहो। बोर्ड से हम उतर गए हैं और 5 किलोमीटर के लगे हैं, 6.5 यूरो बोर्ड से। और यहाँ पर जो बस का नेटवर्क है माल्टा में वो भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर कभी आएँ तो बसेस का यूज़ भी किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फ़िलहाल अभी सुबह के बजे हैं 11:15 और हम पहुँचे हैं बेंगलोर कैफ़े साउथ इंडियन फूड स्टोरी पर, जो कि माल्टा का ओनली 1 प्योर वेज रेस्टोरेंट है और हमारे एक दोस्त का है। और यहाँ पर सामने खड़े हुए हैं शरद भाई। शरद भाई नमस्ते। आप हाँ सो ऐसे अच्छे लग रहे हो, सीरियस हो गए आप मुझे देख के हैं। तो शरद भाई हैं यहाँ पर, और ये है मेन्यू बेंगलोर कैफ़े माल्टा का। तो भाई माल्टा कभी आएँ और प्योर वेज रेस्टोरेंट चाहिए तो भाई प्योर वेज रेस्टोरेंट यही है पहला माल्टा का। और बाकी मुझे पता नहीं है या नहीं है, भाइयों ने यहाँ पर लिख रखा है प्योर वेज माल्टास फर्स्ट प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो बेंगलोर कैफ़े में आया जा सकता है भाई, प्योर वेज खाना है तो। बाहर भी सीटिंग है, अंदर भी सीटिंग है। और अगर टाइम की बात करूं तो माल्टा और भारत के टाइम में डिफरेंस है 4.5 घंटे का। माल्टा 4.5 घंटे पीछे है भारत से, और ये डिफरेंस समर में घट के 3.5 घंटे का रह जाता है। सबसे पहले हमने मंगाई है चाय, और ये चाय की आदत भी भारतीयों को शायद ब्रिटिशर्स ने ही डाली थी। शायद मैं सही हूँ भाई, मुझे बताना। भाई साहब इतना हॉर्न ना मैंने इंडिया के बाद माल्टा में ही सुना है जितना यहाँ पर दे रहे हैं यार। बहुत हॉर्न मार रहे हैं यहाँ पर भी लोग, और एक यूरोपियन कंट्री में ये एक बहुत ही अलग सी चीज़ देखी मैंने। चाय बढ़िया भाई, और चाय पीने का कुछ खास मन था नहीं मेरा, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर इंडियन स्टाइल की चाय मिल जाएगी तो पी ली। फिर पता नहीं यार कितने दिन घूमते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहीं इंडियन स्टाइल की चाय मिले ना मिले, यहाँ मिल रही थी तो ले ली। तो सबसे पहले मंगाया है मैंने अपने लिए इडली और सांभर। मेरे 20 साल के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस में एक नई चीज़ आज मेरे साथ हुई, और वो है ये, एक बहुत ही सॉफ्ट और पोलाइट पुलिस ऑफिसर मुझे मिले, जो आए मेरे पास पहले, कह रहे कि ठीक ठाक हो, सब ठीक है। माँ जी बिल्कुल ठीक है। तो पुलिस को देख के पहले तो थोड़ा सा डर लगता है यार, क्या कर दिया है ना। तो इन्होंने पूछा कि सब ठीक है, और मेरे अलावा जो भी वहाँ पर जो इंडियंस थे उनसे पूछा, एवरीथिंग इज़ ओके। सो ये जो पुलिस है ये है कोहेजन कम्युनिटी पुलिस। ये पुलिस ही होती है, बट इनका काम क्या होता है कि जो दूसरे देशों से आए लोग हैं, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी भी दुनिया की कंट्री से लोग आए होते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। इनके पास अपना नंबर है, इंस्टाग्राम इन्होंने दिया, इन्होंने मोबाइल नंबर दिया जो इनके ग्रुप का नंबर है पुलिस के, माल्टा पुलिस के। तो थैंक यू सो मच सर। You're welcome, sir. दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइक दिस इन माई whole 20 years of traveling experience. That's nice to hear. Yeah. So, first of all, I want to ask how safe is Malta, sir? So, Malta is a very, very, very safe island. It's a beautiful Mediterranean island. We have lots of tourists, thousands of tourists each year. And in general, it's a very safe island. Obviously, as police, we work harder and harder to make the island more safe. Yeah. Any instructions for the people who want to come to Malta? Yeah. So, coming to Malta, it's a lovely island, like I suggested already. Regarding emergency numbers, it's 112. Okay. In the communities, as you can see, you find the police officers on patrol every day and night. And please always reach out to us if you need anything. Okay. Very nice. And thank you so much again. You're welcome. Thank you. Have a nice holiday, man. थैंक यू सर, थैंक यू। मज़ा आ गया भाई, ऐसा भी होता है दुनिया में, ये कुछ अलग हुआ। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ की पुलिस आके टूरिस्ट से पूछ रही है और लोगों से पूछ रही है जो उन्हें अपने मतलब माल्टियन नहीं लग रहे कि भाई तुम ठीक हो, कैसे हो, और ख़ासकर बोले कि हमें वही टूरिज़्म को बढ़ाना और टूरिज़्म का ख्याल रखना है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे देश में भी सरकारों को
ऐसा करना चाहिए कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए एक पुलिस डिपार्टमेंट बनाना चाहिए अलग से, मतलब पुलिस की जो भी डिपार्टमेंट है, आप मेरी बात समझ रहे होगे, वो बनाना चाहिए, जो कि अगर कोई टूरिस्ट दिखे तो उनके पास जाएँ, उनसे उनका हाल पूछें, और कोई ऐसा ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, कि अगर उन्हें कोई तकलीफ़ हो तो वो उसमें पोस्ट कर सकें व्हाट्सएप ग्रुप में, और तुरंत उनकी मदद हो सके। इससे भाई टूरिज़्म बढ़ेगा, और टूरिज़्म बढ़ेगा तो सबको काम मिलेगा। मैं हर वीडियोज़ में लगभग बताता हूँ ये बात, रिक्शे वाले से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों को, होटल्स को, सबको काम मिलेगा। तो टूरिज़्म को बढ़ाओ, और पुलिस और सरकारों को इसमें साथ देना पड़ेगा। सरकार को भी ये कदम उठाना चाहिए भारत की कि टूरिज़्म के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, खासकर पुलिस का, क्योंकि वर्दी को देख के लोगों को जो है वो फेथ हो जाता है। अगर हमारे जैसा आदमी जाएगा उनके पास तो वो वैसे ही भागेंगे स्कैम समझ के, पता नहीं क्यों कौन आ गया है ना। तो सरकारों को ये करना चाहिए, बेटर रहेगा। सो थैंक यू अगेन सर, थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, India. Namaste. थैंक यू, नमस्ते। खाना हमने खा लिया, और खाना खा के हम जा रहे हैं माल्टा को घूमने। सो नेक्स्ट हम पहुंचे हैं वेलेटा में। वेलेटा जो है वो माल्टा की कैपिटल है, और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड है, और स्मॉलेस्ट कैपिटल ऑफ यूरोप है, जिसका टोटल एरिया है 0.8 स्क्वायर किलोमीटर। ओ भाई, सबसे पहले यहाँ पर दिखा है ये रोबोट, हेलो ये किसी दिन बात करेंगे और समझेंगे और साथ साथ चलेंगे। एक दिन आने वाला है कि रोडों पे ऐसे ही आम दिखा करेंगे कुछ ना कुछ करते हुए। मैंने इनसे पूछ लिया, इनके ऑनर यहाँ पर खड़े हैं, कि क्या है भाई। इन्होंने बताया टीचिंग पर्पसेस के लिए हैगा ये फ़िलहाल। तो हम स्टार्ट करते हैं वेलेटा को घूमना। सबसे पहले सामने एक स्टैचू है जो है जीसस क्राइस्ट का, और ये दर्शाता है यहाँ पर कैथोलिक धर्म के फेथ को, और नीचे जो है ये फेथ का प्रतीक है, मतलब कि ये दिखा रहा है कि यहाँ के लोग कैथोलिक धर्म के लिए कितना फेथ रखते हैं। तो ऊपर जीसस क्राइस्ट है, नीचे पब्लिक एक फिगर है जो फेथ को दर्शाती हुई है। और अगर धर्म की बात करें तो माल्टा में जो मेन धर्म है वो है रोमन कैथोलिक। 90 से 92% जो लोग हैं वो रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं, और यहाँ पर 5 से 6% ही लोग हैं जो एथियस्ट किस्म के हैं, और उसके अलावा सिख, हिंदू, बौद्ध इत्यादि धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और जीसस क्राइस्ट के स्टैचू के पीछे ये जो खूबसूरत बिल्डिंग दिख रही है, ये है एक आर्ट एग्जीबिशन सेंटर। सो अब एंट्री करते हैं यूरोप की स्मॉलेस्ट कैपिटल के अंदर, जो कि है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। साइट नहीं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ही है पूरी। और ये सारी जो सिटी है ये आपको एक फोर्टिफिकेशन के रूप में दिखेगी, मतलब किलेनुमा दिखेगी, क्योंकि वेलेटा सिटी का जो निर्माण है वो एक मिलिट्री प्लानिंग के हिसाब से ही हुआ था, और इसकी प्लानिंग में डिसाइड हुआ था कि इसको एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस बनाना है, यानी कि एक मजबूत किला बनाना है। और अब एक छोटे से देश को, जिसकी टोटल लंबाई 27 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 15 किलोमीटर है, को मिलिट्री फोर्ट्रेस बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो इसकी कहानी शुरू हुई थी 1099 में। सन 1099 के लगभग यरूशलेम में एक क्रिश्चियन ऑर्डर बना, जिसका पर्पस था पिलग्रिम्स की हेल्प करना, हॉस्पिटल चलाना और रिलीजियस सर्विसेज देना। इसलिए नाम पड़ा हॉस्पिटलर। लेकिन बाद में ये लोग मिलिट्री नाइट्स बन गए और क्रूसेड्स में फाइट करने लगे। क्रूसेड्स का मतलब होता है धर्म की लड़ाई। और जब मुस्लिम आर्मीज़ ने यरूशलेम वापस ले लिया तो नाइट्स को सिटी छोड़नी पड़ी। फिर ये शिफ्ट हुए साइप्रस और फिर रोड्स आइलैंड में, और रोड्स आइलैंड में इन्होंने एक पावरफुल नावल बेस बनाया। उसके बाद सन 1522 में ऑटोमन एम्पायर ने रोड्स कैप्चर कर लिया, और उसके बाद नाइट्स को रोड्स भी छोड़ना पड़ा। और फिर रोमन एम्पायर चार्ल्स V ने 1530 में नाइट्स को माल्टा आइलैंड दे दिया, जिसके लिए नाइट्स को हर साल एम्पायर को कुछ पेमेंट देनी होती थी। उसके बाद समय आया सन 1565 का। ये नाइट्स की हिस्ट्री का मोस्ट फेमस इवेंट था, जब ऑटोमन एम्पायर ने माल्टा पर ह्यूज अटैक किया, जिसमें 40,000 ऑटोमन सोल्जर्स शामिल थे और सिर्फ 9,000 डिफेंडर्स, नाइट्स और माल्टा के लोकल लोग शामिल थे। 4 महीनों तक ये युद्ध चला। फाइनली नाइट्स ने माल्टा डिफेंड कर लिया, और इस विक्ट्री के बाद यूरोप में नाइट्स का स्टेटस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसके बाद उन नाइट्स ने वेलेटा सिटी का निर्माण एक फोर्ट्रेस के रूप में किया, जिससे भारी आक्रमणों से माल्टा की रक्षा की जा सके। और इसी वजह से वेलेटा सिटी जो है वो एक फोर्ट्रेस की तरह दिखती है। लेकिन 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इजिप्ट जाते हुए माल्टा पर अटैक कर दिया, और जो नाइट्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की और माल्टा को नेपोलियन बोनापार्ट को सौंप दिया। और लगभग 450 साल पुरानी ये सिटी आज वर्ल्ड का एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और इस तरह की खूबसूरत और ओल्ड बिल्डिंग्स आज रेस्टोरेंट के रूप में बदल गई हैं। ये एक रेस्टोरेंट है अंदर।
वैसे माल्टा की अगर बात करें तो यहाँ पर 300 से ज़्यादा दिन सनी डेज़ होते हैं, यानी कि यूरोप की सबसे सनी कंट्री में माल्टा आती है और 365 दिन यहाँ पर टूरिस्ट आता है। लेकिन जो बेस्ट टाइम है वो मार्च अप्रैल का ही है और सितंबर अक्टूबर का है। तो इन दिनों में माल्टा आया जा सकता है जब भीड़ थोड़ी सी कम होगी, मौसम थोड़ा अच्छा होगा। और ये टाइम है मार्च का, तो भीड़ आप देख रहे हैं कि उतनी नहीं है। लेकिन अगर यही टाइम होता मई जून जुलाई का तो यहाँ पर शायद पैर रखने की भी जगह नहीं होती। कभी भाई ऐसी जगहों पर आए ना तो मेन स्ट्रीट से हटकर इस तरह की जो गलियाँ होती हैं ना उनमें जाना चाहिए। वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं और भीड़ कम होती है। और हम बात कर रहे थे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की, तो यहाँ पर भी सेम टेलीफोन बूथ देखने को मिलते हैं जो यूके में देखने को मिलते हैं। और ऊपर देखो रॉयल क्राउन निशानी लगी हुई है। टेलीफोन बूथ के अलावा ये जो ग्रीन वाला गुंबद सा है ना, ये भी यूके में बहुत देखने को मिलता है। और मेरे को अंग्रेज़ों की एक बात बहुत पसंद है, मतलब कि वो जहाँ भी उन्होंने राज किया ना वहाँ पर उन्होंने चीज़ों को तोड़ा नहीं, हटाया नहीं, वो वहीं की वहीं रहने दी। जैसे अपने दिल्ली में लाल किला वगैरह है, उन्होंने उसको तोड़ा मोड़ा नहीं, जैसा था वैसे ही रहने दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी कोई चीज़ हटाई नहीं, कुछ ना कुछ बनाया उन्होंने। ये मुझे उनकी आदत अच्छी लगती थी। ओहो, तो भाई वेलेटा को घूमने के लिए ये इस तरह की टॉय ट्रेन भी चल रही है। 450 साल पहले भी क्या आर्किटेक्चर था ना, क्या ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग जगह बनाई उन्होंने। बिल्डिंग्स देख रहे हो कितनी मजबूत है। और ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं लाइमस्टोन से, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और सामने शायद दिख रहा है क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू। और इन लाइमस्टोन्स और इस जगह की मजबूती की आपको एक और खासियत बताता हूँ कि माल्टा पर वर्ल्ड वॉर 2 में 3000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स हुई थी। हालांकि वो एयर स्ट्राइक्स ज़्यादातर नावल बेसिस पर और मिलिट्री बेसिस पर हुई थी, लेकिन जो बॉम्ब्स यहाँ पर भी गिरे उनसे इस जगह को कोई हानि नहीं हुई। ये इतनी मजबूत दीवारें हैं और इस किले का निर्माण, यानी कि इस सिटी को जो फोर्ट्रेस की तरह बनाया गया, उसका निर्माण इतनी मजबूती से किया गया था कि यहाँ पर जो बॉम्बिंग वगैरह हुई उनसे इस जगह को कोई नुकसान नहीं हुआ। और जहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ उसको यहाँ की गवर्नमेंट ने उसी तरह से बनवा दिया जैसे ये अपने स्ट्रक्चर में थी। और देखो, मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 की बात बता रहा था और यहाँ पर बकिंघम पैलेस का एक ऑर्डर लगा हुआ है, द गवर्नर माल्टा, टू ऑनर हर ब्रेव पीपल आई अवार्ड द जॉर्ज क्रॉस टू द आइलैंड फोर्ट्रेस ऑफ माल्टा टू बियर विटनेस टू हीरोइज्म डिवोशन दैट विल लॉन्ग बी फेमस इन हिस्ट्री। इसका मतलब है कि वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ के लोगों की ब्रेवरी की वजह से इनको जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया। और अगर हम माल्टा का फ्लैग देखेंगे तो उसमें लगा होता है जॉर्ज क्रॉस। और यहाँ पर ये माल्टा का फ्लैग भी, जिसमें वाइट का मतलब होता है पीस, रेड का मतलब सैक्रिफाइस, और वो जो क्रॉस आप देख रहे हैं वो है जॉर्ज क्रॉस, जिसके बारे में अभी बताया। चलो भाई, मेन गली से हट के हम चलते हैं अंदर वाली गलियों में। और आगे लगा हुआ है कनाडा का फ्लैग भी। और यहाँ पर वलेटा में बहुत सारे होटल्स वगैरह भी हैं अगर रहना हो, लेकिन वो बहुत महंगे हैं बनिस्पत माल्टा में और जगहों से। ये वही माल्टा में कनाडा का कॉन्सुलेट ऑफिस है। Say one more time, terrorist. Say one more time. Yeah. I will call police. That's it. No guts. Say one more time. If you have guts. तो तू मेरे को कहना, एक मिनट, तू मेरे को कहना जो कहना है। तू say one more time. Say one more time. एक मिनट. No, son. Say one more time. You were saying North Indian terrorist, right? Bro. I know you are from Kerala, right? But you can't say like this. Okay? But I didn't say you are terrorist, okay? Oh, hello. Don't. Please, you don't touch. Don't touch me. Don't touch me. Yes, come. Or you hate us, I know. We don't. No. He said me terrorist, okay? No. He said me terrorist. I will call police. No, he don't have guts. He left. If he have guts, he come. He don't. Yeah. Okay, then fine. एक्चुअली ये क्लिप मैं डालना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी जो टीम है उन्होंने कहा कि सर ये क्लिप आप ज़रूर डालो ताकि लोगों को पता रहे कि हो क्या रहा है और हुआ क्या।
तो भाई हुआ ये कि हम माल्टा में घूमते घूमते एक ग्रॉसरी शॉप में पहुँचे, हमें प्यास लगी थी और हमें वॉशरूम भी यूज़ करना था। तो हमें लगा चल यार, जनरली ऐसा होता है कि दुकानों में या रेस्टोरेंट वगैरह में जो है वो वॉशरूम मिल जाते हैं। तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में भी हम गए थे, लेकिन उनका जो वॉशरूम था वो काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा भाई आगे करके वॉशरूम है। हमें लगा चलो ग्रॉसरी शॉप में होगा, वो बड़ी ग्रॉसरी शॉप थी, लाइक अ स्टोर टाइप। तो हम वहाँ पर गए, हमने पानी भी ले लिया, हमें प्यास भी लगी थी, हमने पानी लिया और हमने वॉशरूम पूछना था कि वॉशरूम कहाँ है। तो भाई वॉशरूम हमने पूछा एक बंदे से कि भाई वॉशरूम कहाँ पे है। तो बड़ा ना औखा सा होके बोला, दिस इज़ नॉट वॉशरूम। मैंने कहा भाई क्या हो गया, इतना औखा क्यों हो रहा है। और फिर मुझे लगा वो इंडियन है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आर यू इंडियन। कहता साउथ। मैंने कहा साउथ इंडिया ना। तो बड़ा मतलब ना उसका हाव-भाव, पता नहीं क्या लड़के बैठा था, मुझे नहीं पता उसकी क्या प्रॉब्लम थी बंदे की। बड़े हाव-भाव अलग थे और वो बोला नॉर्थ इंडिया आई हेट। मैंने कहा हेट? कह रहा यस, हेट नॉर्थ इंडिया। छाती पे तिरंगा उसने देख लिया था और शक्ल से नॉर्थ इंडियन हम दिखते ही हैं। और फिर भाई वो नॉर्थ इंडियन वाली बात सुन के और हेट इंडिया, जहाँ इंडिया हेट आ गया भाई, वो चाहे नॉर्थ इंडिया से कोई कर रहा हो, चाहे साउथ से कर रहा हो, किसी से भी कर रहा हो। अब इंडिया का नाम आया, मेरे थोड़ा सा भाई आपको पता है मैं थोड़ा सा छिड़ जाता हूँ। वो मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा पागल आदमी है क्या तू? फिर मैं थोड़ी हिंदी में, अपनी हिंदी पंजाबी में आ गया और मैंने कहा भाई तू पागल आदमी है क्या? मैं कहा तेरे से कुछ पूछा है, तेरे को जवाब नहीं देना, मत दे यार, कह दे कि नहीं है। वो कहा ये क्या बातें करे जा रहा तू। और फिर मैंने उसको थोड़ा सा और भी बोला कि भाई तू काम तो कर रहा है। मैंने कहा तू यार बेच तू पा नहीं रहा है। मैं कहा चल, मैं कहा बेच पा नहीं रहा है, बातें तू राजा वर्गी कर रहा है। ऐसे करके मैं बाहर निकल गया। बाहर निकल के आए तो बंदा पीछे से आया, कहता नॉर्थ इंडियन टेररिस्ट, नॉर्थ इंडियन टेररिस्ट, यू हिंदू मुस्लिम ये वो ना कुछ बोलने। मैं भाई पलटा और देखता रहा उसको, फिर खुंदक आई, फिर मैं गया, मैंने कहा तू बाहर आ। मैं कहा आ जा अब तू बाहर, कोई बात नहीं। फिर ये जो क्लिप है ये मैंने शूट की, और ये शूट भी इसलिए की कि यार वहाँ पर कोई पुलिस वगैरह का चक्कर ना हो जाए। और पहले ना मेरी उससे थोड़ी सी बात होने लगी बाहर ही खड़े होकर। फिर मैंने ये क्लिप बनानी बाद में शुरू की थी, उससे पहले मैं उसे कुछ बोल चुका था और वो भी बोल रहा था, पहले बाहर खड़ा था। तो ऐसे ही मैंने क्लिप बनानी शुरू की, मैंने वीडियो निकाली तो वो अंदर भाग गया कि अब वीडियो निकाल रहा है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा अब दोबारा बोल तू, से वंस अगेन कि क्या बोल रहा था तू, नॉर्थ इंडियन टेररिस्ट और ये वो। फिर वो मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन से ही अपने को हेट मिली या किसी इंडियन से ही रेसिज्म का हमने सामना करना पड़ा। ठीक है, गोरे वगैरह मिलते हैं जो भी वेस्टर्न है या विदेशी कोई भी है जो इंडियन नहीं है, वो ऐसी कई बारी बोल देता है उल्टी सीधी बात, तो चलो वो समझ आ जाती है उनको, हम वहाँ बात का जवाब दे लेते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा हो रहा है यार, ये चीज़ समझ नहीं आई। और ऐसा बहुत बार हुआ है, स्पेशली मैं भाई बोलूँ तो साउथ इंडिया के कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो नॉर्थ इंडियंस को अलग समझते हैं, या पता नहीं किस बात की हेट है उनके मन में, मुझे नहीं पता। हमने कभी उनके बारे में किसी के भी साउथ इंडिया के या इंडिया के कहीं के भी किसी भी राज्य के बारे में कभी गलत सोचा ही नहीं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। मेरे लिए तो सारा भारत एक है और भाई सारे भारतीय मेरे भाई हैं। हम तो किसी भारतवासी के लिए, भारत के लिए कहीं भी कोई बोल जाए उससे भिड़ मरते हैं। अब तो और ज़्यादा हो गया, मेरे को खुद को लगता नहीं यार, मुझे थोड़ा सा ना ये कम करना चाहिए। कहीं कोई विदेशों में पंगा हो जाता है तो ज़्यादा बात ना बन जाए। तो फिर भी यार मेरे से रहा नहीं जाता, कहीं कोई इंडिया के बारे में बोल देगा, कुछ इंडियंस के बारे में बोल देगा। और मैं सही बताऊँ, मुझे तो 20-25 साल की उम्र तक ईस्ट और वेस्ट का ही नहीं पता था, इंडिया में ईस्ट वेस्ट भी कहाँ है। सच बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को हैरानगी होगी, लेकिन क्योंकि कभी सोचा ही नहीं यार, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ को सोच के हमारे लिए तो सब इंडियन है। और भाई मैं पहले भी कई बारी थोड़ा सा ना, जो साउथ इंडिया के हैं कुछ लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अभी हम माल्टा में ही जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे, राहुल भाई है अपना, बहुत प्यारे भाई हैं, वो भी साउथ से हैं। लेकिन पता नहीं, जनरली मैं देख रहा हूँ कि जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं कुछ लोग, वो भाई पता नहीं क्यों हेट करते हैं। भाई हम सब भाई हैं, और कभी भी कुछ भी विपदा आई तो देश पे पूरे पे विपदा आएगी। यानी कि जो भी आप सर्कमस्टांसेस देख रहे हो आज पूरी दुनिया में, जो वॉर्स वगैरह हो रही है, वो पूरे देश पे संकट आएगा, ना कि साउथ इंडिया पे आएगा, ना कि नॉर्थ इंडिया पे आएगा। आप लोग कहीं अलग नहीं हो पाओगे, जितने भी हो भाई, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाले सारे एक रहो। क्योंकि आज दुनिया में जो वॉर्स हो रही है ना, वो आप सबको समझ आ रही है अब क्यों हो रही हैं। सिर्फ एक दूसरे के संसाधन छीनने की वॉर है, और वो ऐसे ही शुरू होती है। पहले वहाँ के लोगों को तोड़ा जाता है, पहले वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। हर देश में प्रॉब्लम है, हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस देश को तोड़ना होता है उसकी प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, और फिर ऐसे ही देश को तोड़ा जाता है, या जातिवाद करके, या ये साउथ नॉर्थ करके। भाई प्लीज़, जो भी मेरे साउथ इंडिया के भाई हैं, हम सब एक हैं। तो भाई खैर, आप देखो, खूबसूरत है माल्टा देश, खूबसूरत जगह है माल्टा, देखते हैं माल्टा को। रिपब्लिक स्ट्रीट से नीचे आते ही सामने दिखता है फोर्ट रिकासोली
जो 1670 में नाइट्स ऑफ माल्टा ने बनाया था और ये माल्टा के सबसे बड़े फोर्ट्स में से एक है। इसका काम था वेलेटा हार्बर को एनिमी शिप से प्रोटेक्ट करना और बहुत सी फेमस हॉलीवुड मूवीज़ यहाँ शूट हुई हैं, जैसे ग्लैडिएटर, ट्रॉय और फेमस सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स। यहाँ पर एक स्टैचू रखा हुआ है जो है नाइट ऑफ माल्टा का। तो वलेटा की रिपब्लिक स्ट्रीट को घूम के हम जा रहे हैं आगे मदीना की तरफ। तो बोल्ट में हम बैठ गए और जो सर्विस है बोल्ट और ऊबर की वो बहुत बढ़िया है, 1-2 मिनट में ही आ जाती है बुक करते ही। सामने एक पेट्रोल पंप भी आ गया है और रेट देख लो, 1.21 डीजल है, 1.49 पेट्रोल है पावर वाला और 1.39 यूरो अनलेटेड पेट्रोल है। और हम आ गए हैं मदीना यानी कि ओल्ड टाउन में। वलेटा से पहले मदीना ही कैपिटल थी माल्टा की और यह 4000 साल पुराना शहर है जहां आज आबादी है सिर्फ 300 लोगों की। और अभी हम पहुंचे हैं मदीना के मेन गेट पर। अगर आप इसको देखोगे और आपने देखी हो गेम ऑफ थ्रोन सीरीज़ तो आपको ये गेट याद आएगा किंग्स लैंडिंग का। जी, गेम ऑफ थ्रोन्स के किंग्स लैंडिंग की शूटिंग हुई थी डुब्रोवनिक, क्रोएशिया में, लेकिन सबसे पहले जो सीन थे वो शूट हुए थे यहाँ पर। प्रिजर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इन लोगों की ना, कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं ना चीज़ों को। ये जो है बीच बीच में मेंटेनेंस होती रहती है इन जगहों की, लेकिन देखो मेंटेनेंस के बाद भी कितना अच्छा साफ़ सुथरा सब वैसा ही रखते हैं। हज़ारों साल पुरानी जगह हैं ये। ओ भाई, ये भाई साहब देखो क्या बात है। और एक यहाँ पर है ये ओल्ड चैपल। और आपको एक और बात बताऊँ, माल्टा छोटा सा देश ज़रूर है लेकिन यहाँ पे चर्चेज जो हैं वो हैं 365। मतलब साल के रोज़ अगर अलग अलग चर्चों में जाएं तो पूरा साल लग जाएगा माल्टा की चर्चों को देखने के लिए। क्या खूबसूरत जगह आई है। ओह ब्यूटीफुल भाई। हम बहुत सारी ऐसी जगहों पे गए हुए हैं, क्रोएशिया भी गए थे डुब्रोवनिक, लेकिन मुझको वो डुब्रोवनिक जो है ओवररेटेड लगी यार। सच में ही ऐसी बहुत सारी जगहों पे हम लोग गए हैं, बहुत सारी वीडियोस भी आपने ऐसी देखी हैं अपने चैनल पर, लेकिन ये जगह बहुत अलग है। इतना खाली होना चाहिए अगर कोई ओल्ड टाउन वगैरह आपको देखना है, नहीं तो वाइब्स ही नहीं आती यार कई जगह। तो घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं एक पॉइंट पर जहां से दिख रहा है माल्टा का खूबसूरत सीन। भाई इस पक्षी को कौन जानता है, जो 40 के अराउंड होंगे ना इंडिया में वो ज़रूर जानते होंगे भाई। गुग्गी, गुग्गी कहते थे हमसे बचपन में, और ये दिखनी बंद हो गई थी। गुग्गी, गुग्गी है यार, ये कबूतर नहीं है इस कलर का, ये गुग्गी है। ओल्ड टाउन से हम बाहर आ गए हैं और खूबसूरत लोकेशन। और हमने फिर से बुक कराई है बोट और हम जाने लगे हैं अब डिंगली क्लिफ्स पर, जो है माल्टा का हाईएस्ट पॉइंट। अब हम पहुंचे हैं माल्टा के हाईएस्ट पॉइंट पर जिसको कहते हैं डिंगली क्लिफ्स, और सामने है सेंट मैरी चर्च। चर्च ऑफ सेंट मैरी मैगडलेन बनी थी 15वीं सेंचुरी में, बहुत पुरानी चर्च है। और इस जगह का जो इतिहास है 12वीं 13वीं शताब्दी का है, ये बहुत ही पुरानी जगह है। और डिंगली क्लिफ्स फेमस है सनराइज़ और सनसेट के लिए भी। लोग यहाँ पर आते हैं सनराइज़ को और सनसेट को देखने। और ये जो सी है ये है मेडिटेरेनियन सी, जिसको हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर। और इस सी और इस लोकेशन की वजह से ही सब लोगों को माल्टा पर कब्जा चाहिए था, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि ट्रेड रूट पर कब्जा किया जा सके। और इन सब में थे रोमन्स, नाइट्स, ऑटोमन्स और ब्रिटिशर्स। माल्टा का हाईएस्ट पॉइंट भी हमने देख लिया और हमने कर लिया है बोल्ट बुक, चल रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। तो आज हमने देखा थोड़ा सा माल्टा को और घूम फिर के हम पहुंच गए हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ। और आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद। और मार्वल्स की मूवी की तरह
हमारी जो मूवी है वो भी नहीं ख़त्म होती। तो ये हमारा अपार्टमेंट है जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो इधर है किचन और रूम, शायद आपने सुबह देखा होगा। ये है किचन और इधर है बैठने के लिए जगह, और रूम भी काफ़ी अच्छा था जिसमें बालकनी भी थी। चलो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।